नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। किसान बनाम किसान, इसमें एक किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है, दूसरा किसान जो खेतों में अनाज उगाने में जुटा हुआ है, एक किसान जिसके नाम पर लगातार सियासत चल रही है और एक किसान जो सरकार के समर्थन में बढ़ चुका है। वैसे तो किसानों के आंदोलन को 1 महीना पूरा होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन दिल्ली की सीमा पर शीतलहर और कपा देने वाली ठंड के बीच नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं। आंदोलन के हर दिन के साथ इनका प्रदर्शन और भी तेज हो चुका है और दूसरी तरफ वो किसान है जो कानून को लेकर सरकार के समर्थन में है। इन किसानों ने सरकार को समर्थन पत्र भी सौंपा है और साथ ही किसानों के कुछ गुट ऐसे भी हैं जो किसानों की समिति बनाने के प्रस्ताव के बाद से ही प्रदर्शन से दूर हो चुके हैं। अब यहां बात किसानों की गुट की निकली है तो किसानों का भी कहना है कि आंदोलन कर रहे किसानों का यह समर्थन सरकार की साजिश है। किसानों का यह दावा है कि यह पूरा सरकारी षड्यंत्र है। आंदोलन पर बैठे किसानों का कहना है कि सरकार कुछ कागजी और नाम मात्र के किसान संगठनों को तैयार कर रही है और इनका समर्थन दिखाकर किसानों में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस साजिश का सच क्या है, यह बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि किसानों के आंदोलन की आड़ में सियासत करना कितना जायज है। यहां मेरा इशारा कांग्रेस के उस प्रदर्शन से है जिसको सुरक्षा कारणों से दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार तानाशाही कर रही है, तो वहीं किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। सरकार का यह भी कहना है कि किसानों के संगठन उनके साथ हैं। इन सब के केंद्र में सवाल यही कि किसकी बात सही और कौन गलत कर रहा है। ऐसे ही तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी की पूरी बहस होने वाली है। इसी बीच मोदी सरकार पर राहुल वार भी हुआ है। किसान पीएम मोदी को समझ चुके हैं, ऐसा दावा किया है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। तो ये राहुल गांधी ने बड़े बयान दिए हैं आज। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं जाने वाला है। ये भी राहुल गांधी ने पलटवार किया है। कृषि कानून वापस होने से पहले किसान हटेगा नहीं, वो लगातार इसी तरह से मैदान पर डटा रहेगा। और साथ ही उन्होंने संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर इन कानूनों को वापस लेने की बात कही है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले देशद्रोही कहे जाते हैं, इस तरफ भी ध्यान राहुल गांधी ने खींचने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा है और ये कहने से चूके नहीं कि अगर भागवत भी सरकार के खिलाफ हो जाए तो उनको भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। किसान कृषि कानून के खिलाफ हैं और वो लगातार डटे हैं। किसान के सामने कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती है। ये राहुल ने बड़े आरोप लगाए हैं और साथ ही ये बड़ी बातें कही हैं और लगातार किसान पीएम मोदी को पूरी तरह से समझ चुके हैं। यह भी दावा राहुल गांधी ने किया है। मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और इस तरह की तमाम बातों पर राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। साथ ही प्रियंका गांधी ने भी एक तरफ मोर्चा संभाला। राष्ट्रपति भवन तक वो पैदल मार्च करने वाले थे विजय चौक से, लेकिन बीच में ही उनको पुलिस ने रोक दिया, हिरासत में ले लिया और उसके बाद से ही लगातार ये तस्वीर बनाने की कोशिश की गई कि जब आंदोलन करना विपक्ष का अधिकार है तो आखिर उस अधिकार को छीना क्यों जा रहा है। पुलिस आखिर तानाशाही रवैया क्यों इख्तियार करती है। साथ ही ये भी कहा गया कि मोदी पहले ये डिसाइड कर लें, ये फैसला कर लें कि हम विपक्ष हैं या नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा तथ्य यहां पर यह रखा प्रियंका गांधी ने कि एक तरफ तो कहते हैं कि हमने किसानों के लिए लाखों रुपए के बड़े बड़े टेंट लगवा दिए, हमने बहुत बड़ी व्यवस्था वहां पर कर दी है, लेकिन एक तरफ हमको विपक्षी मानने को तैयार नहीं। तो पहले सरकार को यह तय कर लेना चाहिए कि हम एक मजबूत विपक्ष हैं या नहीं है, और अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो फिर आखिर कैसे हमने किसानों की मदद कर दी। तो इस तरह के तमाम पलटवार प्रियंका गांधी की तरफ से किए गए और इस पर राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति से मिलकर उनको ज्ञापन सौंपा है और साथ ही ये दावा किया है कि लगभग 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर उन्होंने एक पत्र में लिए हैं। तमाम पत्रों में यह हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं। और अन्नदाता के आंदोलन में अब तक क्या हुआ, यह भी अपडेट आपको हम जल्दी से बता देते हैं। किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है। कुछ ही घंटों में 30 दिन पूरे हो जाएंगे, यानी कि 1 महीना हो जाएगा। आंदोलन कर रहे किसानों ने बातचीत का प्रस्ताव खारिज किया है। साथ ही किसानों के कुछ संगठनों ने सरकार से मुलाकात की है, यह भी जानकारी आपको दे देते हैं। और इस बीच में किसानों के कुछ संगठन नए कृषि कानून के समर्थन में आए हैं, जिसको तमाम किसान साजिश बता रहे हैं। और साथ ही सरकार को पत्र सौंपकर नए कानून का समर्थन भी किसानों ने किया है। और अन्नदाता के आंदोलन में यह भी अब तक हुआ है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और यह दावा किया है कि लगभग 2 करोड़ से ज्यादा के हस्ताक्षर हमने यहां पर किसानों के सौंपे हैं, जिसमें यह बिल्कुल साफ है कि इस बिल को रोल बैक करना होगा। सुरक्षा कारणों के चलते
दिल्ली पुलिस ने मार्च रोका प्रियंका गांधी का। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च की पूरी तैयारी थी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की और नेताओं के, लेकिन उस बीच में ही पुलिस ने रोक दिया। उनको हिरासत में लिया गया, उसके बाद उनको रिहा भी कर दिया गया। तो औपचारिक हिरासत थी, उसके बाद इनको रिहा किया गया। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ कि राहुल गांधी ने सरकार से संयुक्त सत्र बुलाने की मांग की है, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि कोरोना का दौर है, हम शीतकालीन सत्र नहीं बुला सकते हैं, तो इसलिए बजट सत्र बुलाया जाएगा जो जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगा। इसी बीच इन्होंने कहा है कि सरकार को यह प्रावधान नहीं भूलना चाहिए कि जब अत्यावश्यक मुद्दा चल रहा हो पूरे देश में, तो राष्ट्रपति के पास संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति है। इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति करें और दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाएं और उसमें संयुक्त अधिवेशन के दौरान इस बिल पर चर्चा की जा सकती है। इस तरफ राहुल गांधी ने आज ध्यान खींचने की पूरी कोशिश की है और शायद यही मंतव्य है कि राष्ट्रपति के पास वो पहुंचे ताकि संयुक्त अधिवेशन को लेकर चर्चा और ज्यादा तेज की जा सके। लेकिन सरकार का यह कहना है कि कोरोना को देखते हुए हम सत्र नहीं बुला सकते। तो लगातार राहुल गांधी इस पूरे के पूरे मौके पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे और इस पूरे के पूरे बहस पर हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल यहां पर जुड़ा होगा। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी से हमारे साथ होंगे, कपिल श्रीवास्तव सपा का यहां पर पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। जावेद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र सिंह किसान नेता स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े होंगे और AK मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़े होंगे। तो सबसे पहले बात आज भाजपा से ही होनी चाहिए। लगातार जो आप ये बात कह रहे थे कि विपक्ष मौजूद नहीं है या विपक्ष बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक सीधा वार आप लोगों पर किया है। उन्होंने कहा कि या तो आप ये तय कर लीजिए कि विपक्ष है ही नहीं, या फिर आप ये तय कर लीजिए कि विपक्ष बहुत मजबूत है, क्योंकि आपका दावा है कि किसानों का पूरा आंदोलन हमने खड़ा किया है। आपका इसमें क्या स्टैंड है? क्या कांग्रेस को आप विपक्ष के तौर पर मानते हैं या नहीं मानते हैं इस पूरे किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में? देखिए आलोक जी, जहां तक कांग्रेस की बात है तो हम बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस किसानों को बरगला रही है और जलते चूल्हे पर रोटी सेकने की कोशिश कर रही है। जब संसद में ये बिल पेश हुए थे उस समय राहुल गांधी कहाँ थे, अखिलेश यादव कहाँ थे, सदन में चर्चा हुई, चर्चा के दौरान ये लोग कहाँ गदारत थे। जब संसद ने कानून बना दिया, पंजाब के किसान मान लिया हमने इससे सहमत नहीं थे, पंजाब के आंदोलन के दौरान इन लोग कहाँ थे। जब किसान दिल्ली तक आ गया तो उसके चूल्हे पर रोटी सेकने ये लोग पहुंच गए और जिस तरह से 2 करोड़ किसानों के दस्तखत की सूची देने का वादा ये लोग कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के बसवाली सूची नहीं है। विवेक जी, अगर सब कुछ राइट हुआ है तो किसानों का आखिर आक्रोश आपके लिए फिर क्यों लगातार बना हुआ है? आप उनको समझा लेते ना पहले ही कि ये सब कुछ आपके हित में है, बिल बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि ये काला कानून है। देखिए, किसी के काला और सफेद बोलने से बात नहीं बनती। सरकार बहुत खुले मन से किसानों को बुला करके बात की। कहीं भी सरकार ने अपने किसानों के लिए बंद नहीं कर रखे। जो संशोधन सरकार कर सकती उसके प्रस्ताव किसानों को दिए जा सकते हैं। और बार बार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, मुझे जहां तक मिली जानकारी पूर्वांचल में ऑलरेडी इस तरह की व्यवस्था चलती है। लोग अपने खेत बटाई पे सूद पे दे देते हैं लोगों को। आज ये पहले की व्यवस्था है। ठीक है, इसमें एक बार जी ठीक है, देवेंद्र जी हमारे साथ स्टूडियो पर जुड़े हुए हैं, इनसे जान लेते हैं जो बीजेपी का पक्ष है, आप इससे सहमत हैं? क्योंकि इनका लगातार यही कहना है कि हम तो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मन की बात में कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम रैलियों में ये दावा कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा बिल तो किसान के हित के लिए। फिर आपको क्या समस्या है? देखिए, अभी बात हो रही है कि मन की बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो मन की बात मन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तिनके अरमा आंसू में बहने वाले हैं। अब मन की बात तो मन में ही रहेगा। एक प्रधानमंत्री जिसको मनमोहन कहते थे, मौन मोहन ये लोग नाम देते थे, और एक प्रधानमंत्री ऐसे हवाबाज हुए हैं जो अपने मन की ही बात अपनी कहते हैं, दूसरे को सुनते नहीं है। और आप इनको ये कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि नहीं सरकार सुन रही है। श्रीवास्तव जी कह रहे सरकार सुन रही है। सरकार किसको सुना रही है? यहां दिल्ली में बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, जाकर तुगलकी फरमान जैसे जाकर के अपना गुजरात में महाराष्ट्र में अपना किसानों की मन की बात कहेंगे, तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अरे
अपने दिया जो जला रहे हो उसके नीचे भी तो देखो अंधेरा है। यहां दिल्ली में घूम लिए होते पहले किसानों की बात आपको पता होना चाहिए। आज जैसे वीडियो दिख रहा है, एक बार टीवी चैनल पे अन्य चीजों पे दिखाई दे रहा है कि खट्टर साहब गए थे अपने ही घर में, आप कुटाने से बच गए और अपने ही लोगों से कुटवा रहे हैं ताकि ये विवाद पैदा किया जाए। और एक विधायक को देखा हूं आज सोशल साइट पे चल रहा है, विधायक को दौड़ा रहे हैं। तो ऐसा श्रीवास्तव जी ऐसा ना करिए कि एक किसान तो दूर रहे कि जनता आपको जो वोट दी है वही दौड़ा ले। तो आप शुद्ध रूप से ये गलत बातें, गलत तथ्य रख रहे हैं। अगर किसान अभी दोनों चीज आप बोल रहे हो, दोनों हाथ में लड्डू चाह रहे हो। एक बात किसान अपने किसानों को संतुष्ट कर रहे हो कि भारत के किसानों को संतुष्ट कर रहे हो, लाकर मीटिंग खेल रहे हो, मेरा किसान आ जाए, मेरा किसान आ जाए। अरे आपके जो जेब में पले बढ़े हैं संगठन, उनको तो संतुष्ट कर लो, वो भी इस आंदोलन में खड़े हो रहे हैं। इसलिए सरकार की नियति नहीं है, सरकार गुमराह कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, जावेद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का यहां पर पक्ष रखेंगे। जिस तरह से आज राहुल गांधी राष्ट्रपति से जाकर मिलते हैं और संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात करते हैं, प्रियंका गांधी विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहती है लेकिन उनको रोक दिया जाता है। क्या अब जानबूझकर राहुल गांधी को यहां पर याद आई है? और वो जो दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है जावेद जी? देखिए आलोक जी, अब इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देना, मोदी जी कुछ करें तो उस पर कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ नहीं, उस पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही गया ना, लगातार किसान सड़क पर बैठा है तो उस पर तो प्रश्न चिन्ह है ही। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा है अभी, नहीं लगा दिया, किसानों ने उस पर लगा दिया, वो लगातार ठंड में भी वहां पर बैठे हुए हैं, तो ये प्रश्न चिन्ह नहीं है। किसानों ने लगा दिया है ना, लेकिन इस पर सवाल राहुल जी ने 2019 में मई में कहा था कि सरकार की मंशा किसानों के प्रति ठीक नहीं है। ये जिस रास्ते पर सरकार जा रही है उससे किसानों को हाराकीरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये मई 2019 में कहा था, ये 20 का अंत चल रहा है। अब आप इससे कल्पना कर लीजिए 1.5 साल हमारे नेता, कांग्रेस के नेता राहुल जी कितने दूरदृष्टा है। अरे 60 साल 70 साल आपको समय मिला था, जावेद अहमद साहब 60-70 साल मिला था। आप कह रहे हो कि 1.5 साल पहले राहुल गांधी जी कह दिए थे, तो मतलब आप लोगों का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, बाकी बीजेपी का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं आप। दूसरी बात ये है, सुन लीजिए अहमद साहब, आप बोल रहे थे, सुन लीजिए, ठीक है, बोलिए आप जावेद जी। हम नहीं बोल रहे, जावेद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? 2300 साल की गुलामी के बाद ये देश किस हालत में कांग्रेस को मिला था आजादी के बाद? हरित क्रांति क्या दामोदर दास ने की थी इस देश के अंदर? भागवत टाइम से लेकर IIT से लेकर IIM तक, एम्स तक बना दिया था। ये देश के अंदर प्राइमरी स्कूलों से लेकर ये महाविद्यालय तक और केंद्रीय विश्वविद्यालय तक। यहाँ की बात करिए, अभी किसानों की बात करिए, अभी आप जावेद जी बात करिए, वो तो सारी ठीक है, आप रहोगे तो आप ही करोगे, बीजेपी थोड़े करेगी। जावेद जी नहीं, आप अपने आगे किसी को सुनना ही नहीं। किसान किस स्थिति में था, देश किस स्थिति में था? आखिर आजादी के इतने बाद लाने वाले आप ही लोग हो। स्वामीनाथन आयोग को लागू क्यों नहीं कर दिए? बात कर रहे हैं, लाने वाले आप ही लोग हो किसानों को। आप बहुत बड़े पैरोकार हैं, आप लागू कर देते। आप जाइए मोदी से बात होते तो लागू कर देते। हम तो संगठित नहीं हुए, किसान तो कभी संगठित नहीं हुआ, उसके लिए शब्द नहीं निकल रहा। संगठित किसान जब दिल्ली की तरफ किसानों को संगठित किया, नेशनल हाईवे को किसने काटा? किसने JCB और डंपर खड़े किए? किसने आंसू गैस के गोले छोड़े? अरे कांग्रेस और भाजपा में तुलना करोगे आप? हम 2 उदाहरण दे देंगे। ये सवाल देवेंद्र जी का है, मेरा यहाँ पर सवाल नहीं है। ये देवेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। मैं उन्हीं से कह रहा हूँ आलोक जी, मैं उन्हीं से कह रहा हूँ। याद करिए 1986 कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था वोट क्लब में, और बाबा टिकैत वोट क्लब पर पहुंच गए। कांग्रेस के अधिवेशन के पहले राजीव जी ने कांग्रेस का संस्थल बदल दिया था और उस कांग्रेस सरकार के मंत्री किसानों के बीच में जाकर बात कर रहे थे। दूसरा याद करिए नहीं संवेदनशील थी, ठीक है। वोट क्लब आंदोलन की अगर आप बात कर रहे हैं, जब महेंद्र सिंह टिकैत, जावेद जी महेंद्र सिंह टिकैत जब आए थे ना किसानों के साथ, सुनिए देखिए, महेंद्र सिंह टिकैत जब वोट क्लब में आकर बैठे थे, लाखों किसान उनके साथ थे, लेकिन वो सस्ती बिजली की बात कर रहे थे, गन्ने की उचित मूल्य की बात कर रहे थे और सिंचाई के पानी की बात कर रहे थे।
सरकार ने जैसे ही उनको आश्वासन दे दिया, उनकी मांगों को मान लिया, किसानों ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। यहां पर तस्वीर बिल्कुल दूसरी है, मांग कुछ और शुरू हुई थी। तस्वीर वही तो है। हाँ। यहाँ निर्कुंसता है, तानाशाही है। यहाँ पर विपक्ष का मुंह बंद करो, सरकार की कमियों को जो उजागर करने का काम करे, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का काम करे, उसको आपने एक हथकंडा ले लिया है, देशद्रोही है। यही देशभक्त की औलाद की देशभक्त बची है। देशद्रोही वाले मुद्दे पर भी आएंगे। ठीक है जावेद जी, देशद्रोही वाले मुद्दे पर आज हम जरूर आएंगे। हमारे साथ कपीश जी जुड़े हुए हैं। कपीश जी, लगातार जिस तरह से अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आ रही है, इसके पहले से ही अखिलेश यादव लगातार किसानों की आवाज को उठाते रहे हैं, समर्थन उन्होंने दिया है, पदयात्रा की उन्होंने कोशिश की थी, जिस तरह से कन्नौज में पदयात्रा करने का उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन जिलाधिकारी ने उनको रोक दिया। आज पूरे के पूरे इस माहौल में सपा का क्या स्टैंड है? वो समाधान चाहती है वो ये चाहती है कि इस पूरे आंदोलन का और अधिक विस्तार हो? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपने किसानों के साथ खड़ी। हमारे किसान संतुष्ट हो जाए, हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। हमारा ये आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। हम नैतिक रूप से उनके साथ खड़े हैं। हमसे जो बन सकेगा उनके समर्थन के लिए वो हम कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कल अभी जैसे इनका जनसंवाद किसानों से होगा, वैसे ही किसान चौपाल हम लोग भी लगा रहे हैं और गांव गांव उत्तर प्रदेश में लगाएंगे। और उनको इस बिल की जो खामियां है, जो हमारे किसान उठा रहे हैं, उसको किसान नेता उठा रहे हैं और किसान उठा रहे हैं, उनको गांव गांव तक पहुंचाने का काम हम लोगों का है, वो हम लोग करेंगे। जो हमारा आंदोलन ये सहभागिता का है इनका, लेकिन हम एक चीज कहना चाहते हैं कि देखिए, जो वर्तमान समय में सत्ता है उसकी निरंकुशता की हद हो गई है। 30 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं इस ठंड से कपकपाते हुए। वो अन्नदाता है, हम लोग के पेट में अन्न देने का काम है। ठीक है, आप फूट डालो राज करने के लिए आप जगह जगह से 4 नेता पकड़ के ले आ रहे हैं। कथाकथित वो नेता हैं किसानों के, शायद देवेंद्र सिंह जी ज्यादा बेहतर हमसे बताएंगे वो हैं कि नहीं है। लेकिन ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भैया, जो आंदोलन पे बैठा है, 24 घंटा शीत की लहर में बैठा हुआ है, ठंड से कांप रहा है, जरा उन लोगों को पहले वहां बैठा लीजिए और उसके बाद कहिए कि वो किसान नेता है, हम मान लेंगे। लेकिन हकीकत क्या है कि डेड लॉक आपने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इस बात को कि आखिर किसानों को दिल्ली आने से किसने रोका? तो आप सुप्रीम कोर्ट से भी अब बड़े हो चुके हैं। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि रोड क्यों खोद दिया? क्या हमारे देश का किसान देश के राम नहीं, इस चीज से तो बिल्कुल भी इनकार है ही नहीं कपीश जी। कपीश जी, इस चीज से तो कोई इनकार नहीं कर रहा है कि किसान को आंदोलन का हक नहीं है, दिल्ली नहीं आ सकता, संसद नहीं जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा था कि जिस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है उस तरह का प्रदर्शन का तरीका भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये लताड़ इनको लगाई है कि आप किसान को अगर समझा नहीं पा रहे हैं तो किसान को आने से रोका किसने? प्रश्न तो इस बात का है। उन्होंने कहा ये तो संवैधानिक अधिकार है और उन्होंने इनको जिम्मेदारी दी है कि समितियों का गठन कीजिए और वार्ता कीजिए। लेकिन ये वार्ता क्यों करेंगे? 6 राउंड वार्ता कर चुके इन्होंने। देखिए, अभी इनके जो भाजपा के नेता हमारे श्रीवास्तव जी बैठे हैं, इन्होंने स्पष्ट अपनी बातें कही कि हमने तो बता दिया कि हम ये संशोधन कर सकते हैं, अगर उस पर राजी हो तो ये हमसे बात करने आए। जब उस पर वो सब राजी नहीं है किसान हमारे, वो कहते हैं कि हमें 3-4 चीज दे दो। वो मेन ही चीज मांग रहे हैं, कह रहे हैं एमएसपी को कानून बना दीजिए। एक कानून ये दे दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में अगर हमें कोई नुकसान होता है तो व्यापारी जो है वो हमारी जमीन जो है वो अटैच नहीं करा पाएगा माननीय न्यायालय के थ्रू। लेकिन तो एक ये उनको दे दीजिए। कपीश जी, अभी जब मध्य प्रदेश में किसानों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा है कि जमीन किसी भी तरह से किसान की हड़पी नहीं जा सकेगी। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जब अगर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई किसान करना चाहता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अगर व्यापारी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, लेकिन किसान किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। इसमें तो यह प्रावधान है। पहली चीज तो यह है आलोक जी कि मैं विधि का छात्र भी रहा हूं और प्रैक्टिस भी करता हूं, अधिवक्ता। जी जी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पर लागू होगा। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वहां वो बिल लागू नहीं होता है। नरेंद्र मोदी की शायद इस बात को किसानों को नहीं बता रहे कि
कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होगा। और अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लागू किया कि साहब इन्होंने संविधान भंग किया है, तो उसकी सिविल कार्रवाई के लिए वो दीवानी और सत्र दीवानी न्यायालय में जा सकता है एग्जीक्यूशन की कार्रवाई के लिए कि साहब हमको ये नुकसान हुआ है इनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से और ये हमें ये चीज सप्लाई नहीं कर पाए, ये इनका वो बनता है कि हमें से इतना पैसा इनके ऊपर निकलता है। अब जब वो पैसे की डिमांड करेगा और वो पैसा दे नहीं पाएगा तो फिर ये कार्रवाई करवाएंगे कि नहीं? ठीक है, जवाब इस पर एक बार ले लेते हैं। विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है कपिश जी, विवेक जी से इसका हम जवाब ले लेते हैं। जिस तरह से कपिश जी ने ये पूरा तथ्य सामने रखा कि जब इसमें एक पूरा का पूरा जो पहले से ही कानून बना हुआ है जब वो लागू हो जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अच्छी अच्छी बातों के लपेटे में लेकर किसानों को आप बरगला रहे हैं, क्योंकि ये लगातार विपक्ष का आरोप है और ये किसानों का भी आरोप है आप पर। देखिए बरगला तो विपक्ष रहा, इस एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में कहीं से भी जमीन का कोई पक्ष नहीं है। जो कुछ है उसके ऊपर जो फसल उगेगी उसका एमएसपी रेट पे कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा वही बीज डालेगा, वही खेती करेगा, वही फसल काट के ले जाएगा। जो मूल्य एमएसपी का तय होगा वो किसान को मिलेगा। किसान जा सकता है, अगर किसान को कोई दिक्कत होती है तो किसान एसडीएम कोर्ट में जा सकता है, उसके वहां से संतुष्टि नहीं मिलती तो सिविल न्यायालय भी जा सकता है। अदालत के दरवाजे इसके लिए खुले हुए हैं। इसमें जो अभी माननीय कृषि मंत्री जी ने पत्र लिखा है उसमें देख लीजिए, उसमें नीचे इसमें संशोधन में जो प्रस्ताव दिए गए उसमें ये बात लिखी हुई है। जी तो इसमें समझौतों करने का अधिकार जो होगा राज्यों को। हाँ, तो अगर इसमें सब कुछ किसानों के ही पक्ष में है तो इसमें विवेक जी लगातार यही सबसे बड़ा सवाल है, किसानों को आखिर आप ये बात समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? लगातार किसान आखिर सीमा पर फिर क्यों बैठा हुआ है? देखिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आम किसान इस बिल के पक्ष में है। हम लोग भी किसानों के बीच जा रहे हैं, हम लोग की किसानों से बात हो रही है। इस बिल से जो चीज पहले से चली आ रही है किसानों से बात हो रही है। कौन से किसानों से आपकी बात हो गई? जो धरने पर बैठा है कि जो बैकडोर पर है, किससे बात हुई है? देखिए धरने पे जो बैठे हैं वो पूरे भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। कौन करता है ये बताइए, प्रतिनिधित्व कौन करता है? सुन लीजिए, जिससे आप जिससे देवेंद्र जी हैं जिससे आप मीटिंग कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, दो लोगों को चारपाई पे बुला रहे हैं मीटिंग करने के लिए, मंत्री साहब तोमर साहब बुला रहे हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? या आपके जो जेब में है संगठन है आरएसएस से जो संबंधित है, चाहे बीजेपी संबंधित है, उनको उनकी मीटिंग कर रहे हैं? कौन से किसानों की बात कर रहे हैं आप? सुनिए दूसरी बात यह है कि किस किसानों से आप मिल करके मीटिंग करके बिल लाए थे? वो कौन किसान थे, कौन से संगठन थे, नाम रख दीजिए आप। पहले बात आप सुन लीजिए, हिंदुस्तान में 70% आबादी कृषि से आधारित है। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं बॉर्डर पे वो 70% है हिंदुस्तान का, ये तो सबको समझ में आता है। आम किसान अपने खेतों में गेहूं की बुवाई नहीं करता है। आम किसान को एक मिनट यहाँ पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। एक बार उनसे पूरी परिस्थितियों को हम समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की अब आपने तस्वीर देखी होगी, एक तरफ केंद्र की सरकार है, उससे कहीं दूर खड़ी हैं राज्य सरकारें और उससे कहीं दूसरे कोने पर पूरे के पूरे देश का किसान खड़ा हुआ है। और इसमें बीच में विपक्ष भी है जो लगातार अब ये कोशिश कर रहा है कि बहुत जल्द तमाम राज्यों में चुनाव होने, तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जाए कि नहीं किसानों के हम साथ हैं, किसानों को हमने इस वक्त सपोर्ट किया है। आपको क्या लगता है जब इस तरह की परिस्थितियां बनी रहेंगी तो क्या किसी भी तरह से समाधान निकल पाएगा क्या? थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, और बिल्कुल। इसमें चूंकि आवाज की प्रॉब्लम है तो सबसे अनुरोध है कि डिस्टर्ब न करें। ठीक है, ये एक इकलौता ऐसा आंदोलन है, हजारों साल के आंदोलन हुए हैं सभी देशों में। इसके कैरेक्टरिस्टिक को, इसके नेचर को समझ लिया जाए तो सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है, नेचर ये है कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन सारे देश की राजनीति यहीं पे हो रही है। सारी विपक्ष की पार्टियां, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर यानी देश विदेश के भी प्राइम मिनिस्टर, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता इसमें जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के भी बहुत सारे दल यहाँ पे देखो सपोर्ट कर रहे थे, कुछ ऐसी खबरें आई थी। अच्छा, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया।
दूसरा ये देखिए, जो जन आंदोलन होता है, अगर ये गैर राजनीतिक है, इतना ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन मैंने कभी नहीं देखा। जहाँ पे खाना बनाने का अलग डिपार्टमेंट है, रहने का अलग डिपार्टमेंट है। अभी एक हमारे मित्र मिल रहे नहीं, रामलीला आंदोलन तो आपको याद होगा ना, 2011 में हुआ। नहीं उतना देखिए, वो जो है सुन लीजिए, सुन लीजिए कपिल जी, एक मिनट, कपिल जी एक मिनट, बोलिए एक ही आप बोलिए। कपिल जी 1 मिनट, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। देखिए, जो स्वतः आंदोलन होता है वो उतना ऑर्गेनाइज्ड और उतना मैनेज नहीं होता है। मैं आंदोलन के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। अच्छा, अगर ये आंदोलन पूरे देश के किसानों की समस्या को प्रतिनिधित्व दे रहा होता तो लगभग ये आंदोलन पूर्वांचल में भी होता, बिहार में भी होता। इन किसानों से पूछिए जो केवल 1 या 2 स्टेट के हैं, ये पंजाब में तो ये बिल लागू ही नहीं है तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में लागू नहीं है तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये बिहार के भाइयों के, किसान भाइयों के लिए आंदोलन कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा है तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाई पहली बार भारतीय इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जिसको कोई नुकसान नहीं, वो दूसरों के फायदे के लिए जो है ये आंदोलन कर रहा है। तीसरी चीज आप कहना क्या चाहते हैं? आपको बताऊं, सुनिए, पंजाब में नहीं, तीसरी चीज ये देखिए मिश्रा साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? सीधे सीधे बोलिए ना। अरे जब मिश्रा साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? सीधे सीधे बोलिए, बोलिए। नहीं पता है कुछ, पर देखिए यहाँ साहब आप विश्लेषण सही से नहीं कर पा रहे हैं मिश्रा साहब। एक मिश्रा साहब विश्लेषण आप सही से नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो 3 तथ्यों की कमी है विश्लेषण करने में। मिलाने लगे, आपकी कुर्सियां हिलने लगी क्या? हमने 3 ही पॉइंट रखा है। कुर्सी तो आपकी हिल रही है, आप विश्लेषण सही नहीं कर रहे मिश्रा साहब। मिश्रा साहब, कुर्सी आपकी खतरे में लग रही है, मुझे लग रहा है कहीं कहीं आप प्रो हैं, इसलिए आपको खतरे में लग रहा है। आपको कुर्सी खतरे में लग रही है मिश्रा साहब। आप लोगों के राजनीतिक हित वगैरह होंगे, हमारा कोई राजनीतिक हित नहीं है। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप सुनाइए, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। शहादत हो गई, सुना लीजिए। 30 किसानों की शहादत हो गई। जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसान नेता या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या उनकी? उनको ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। फुट मसाज लगवाए हैं लेकिन हेल्थ कैंप और डॉक्टर नहीं रखा है उन्होंने। क्यों नहीं रखा? ठंड लगने से किसानों की मौत हो गई, डॉक्टर नहीं रख सकते हैं? स्पा है, स्विमिंग पूल है, वाटर गीजर है, डॉक्टर क्यों नहीं रखा? मिश्रा साहब बहुत बोलिए, अब सुनिए। मिश्रा साहब सुन लीजिए आप। डॉक्टर क्यों नहीं रखा उन्होंने? अरे मिश्रा साहब सुनिए, शायद आप अपने विश्लेषण का तौर पर नहीं बैठेंगे, कहीं ये लग रहा है। आप सुन लीजिए, व्यक्तिगत व्यक्तिगत मत जाइए ना, देखा है, व्यक्तिगत मत जाइए। जो किसान बैठे हैं उनको देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखे, मैं बता रहा हूँ। अगर गाजीपुर बॉर्डर, सुन लीजिए, गाजीपुर बॉर्डर पर चले जाइए तो जितने किसान संगठन बैठे हैं, जितने लोग जहां जहां अलग अलग बैठे हैं, वो ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। सिंधु बॉर्डर पर चले जाए तो वहां भी ऐसे ही लगभग लगा है। आप पहले गाजीपुर बॉर्डर पर जाइए, सारे सब अलग अलग बैठे हैं। तो टीवी चैनल भी हमारा जा रहा है, देख रहा है, तो मिश्रा साहब आप समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसान नहीं कर रहे हैं। भौगोलिक स्थिति आपने देखा है? नहीं देखा है। पूर्वांचल की जो चीजें हैं, छोटे छोटे जमीन के काश्तकार हैं, पश्चिम जैसे बड़े बड़े काश्तकार नहीं है, 300 एकड़ 200 एकड़ के जोता नहीं है। लेकिन ये भी तो बात है ना देवेंद्र जी, ये भी तो बात है कि सन 2006 में ही बिहार के अंदर एपीएमसी का पूरा एक्ट खत्म कर दिया गया था। वहां पर फिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? ये भी तो एक सवाल उठेगा ना। देखिए, जहां अशिक्षा गरीबी रहेगी, आप पहले भी कह चुके हैं कि 94% लोग इसे एमएसपी का फायदा नहीं ले पाए हैं और मात्र 6% ही लोग ले पाए हैं, जो प्रथम नंबर पे पंजाब रहा है, सेकंड नंबर पे और हरियाणा रहा है। तो आप सोचिए कि जो संगठित है और जो प्रबल है, जो इसका फायदा ले रहा है, आवाज तो वहीं से उठेगी। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में तो ये पता भी नहीं कौन सा नंबर का धान बोया जाता है, कौन सा नंबर का गेहूं बोया जाता है। वो तो देश जो छोटा छाटा होता है, जो छाड़न होता है, उसको लोग कह देते अरे बहुत बढ़िया है। डंकल को भी कह दो बढ़िया है, गोबर को भी कह दो कहिए गोबर में लिप करके चला दो, वो भी बोलेंगे किसान। लेकिन किसानों को जानकारी नहीं। देवेंद्र जी, किसान है आप। देखिए, जिस तरह से लगातार ये दावा किया जा रहा है पंजाब के ही किसानों द्वारा कि हमको नीतियों से नुकसान होगा, लेकिन उसी पंजाब में अगर आप जाएंगे, जो वहां का मालवा का क्षेत्र है, मानसा जिले के आसपास आप जाके देखेंगे तो इसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से प्रति एकड़ में किसान 7 से 8 लाख रुपए कमाता है। इसकी जानकारी फिर आखिर क्यों नहीं दी जा रही किसानों को?
देगा कौन जानकारी? सरकार देगी। सरकार कितना जानकारी देने की इन्वेस्ट करती है? अरे अपने होर्डिंग नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पूरी तरह से गलत भी नहीं है ना। तो दे ना, किसने कहा? अभी हमारे कृषि मंत्री तोमर साहब मैसेज बल्क में मैसेज डलवाए, देश में मैसेज डलवाए कि हाँ किसानों का बिल बहुत बढ़िया है। अरे भाई यही होता तो पहले किसानों की तरह संगठन, अपने संगठन से तो बातचीत करके फिर बिल पे तय करते, संसद में पास करते, राज्यसभा में पास करते। उन्होंने पूछा नहीं। अरे जैसे बल्क मैसेज डलवाए हो वैसे मैटर डलवा के सर्वे करवा लिए होते कि आप बिल सही है कि नहीं है। अभी 3 लोगों का दुर्दशा है जो बीजेपी का साथी बैठे हुए श्रीवास्तव साहब, इन लोग ये भी दुर्दशा होगा कि हम पतंजलि का गेहूं खाए और जियो का गेहूं खाए। चले ठीक है कपीश जी, लगातार जो एक डर बना हुआ है उस डर के बारे में भी यहां पर खुलकर एक बार बातचीत कर लेते हैं। मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं। कपीश जी, जो सबसे बड़ा डर है इस वक्त किसानों के अंदर और किसान संगठनों के अंदर वो ये है कि कृषि जब संविधान लागू होने से ही राज्य सूची का विषय है, तो आखिर क्यों जानबूझकर इन बिलों को समवर्ती सूची में पारित कराया गया? क्योंकि अगर समवर्ती सूची में इसको पारित कराया गया तो यह डर है कि पूरी तरह से राज्य सरकारों को फिर बाध्य किया जाएगा इन बिलों को लागू करने के लिए। यह डर कहीं ना कहीं किसानों में तो है ना? किसानों में यह डर लाजमी है, क्योंकि अगर इसका परीक्षण करना हो तो हम आप बैठ करके स्टूडियो में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक मसला संवैधानिक पड़ेगा और संवैधानिक पीठ में ही इसका जो भी विचारण हो सकता है वो हो सकता है। तो ये तो सच्ची बात है। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि ठीक है, चलिए आप समवर्ती सूची में लेके आ गए, अभी वर्तमान समय में जितने भी आप लेके आए हैं, अगर आप उसको नहीं समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके हित की बात नहीं। अगर हमारे हित की बात हो, शुक्ला जी आपके हित की बात हो, तो आप कैसे नहीं समझेंगे? बिल्कुल आप समझेंगे। अगर कोई आपको कहता है कि भाई आप इतनी वेतन पा रहे हैं, आपके वेतन में हम इतनी और वो भी वृद्धि कर देंगे, तो आप जानेंगे ना कि इतनी अभी वृद्धि मेरी हो रही है तो हमारे लिए ये ज्यादा चीज अच्छी है। तो ये चीज बहुत सिंपल है। हम ये कहते हैं, आप कहते हैं बहुत दूर से खड़ा होकर के कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो पहले यही बता दीजिए कि किसान की क्या आय है, तब ना आप दुगनी करेंगे। और वर्तमान समय में जो 3.5% विकास दर किसान की चल रही है कृषि की, इसको आप आय अगर दुगना करने के चक्कर में बीच में पड़े और एलसीएम निकाल करके आएंगे तो कम से कम 12% आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो वो नहीं हो सकता। 3.5 से 12.5 कैसे आप कर पाएंगे? यही तो प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनका ये दावा है कि इन विपक्ष को इस चीज का डर है कि हम क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मोदी जी का तो यही कहना है कि हम ये चाहते हैं कि किसान को एक ऐसा बाजार मिल जाए जिससे कि आय उसकी अपने आप दोगुनी हो जाएगी। नहीं हो पाएगी। मैं ये कह रहा हूँ शुक्ला जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये बाजार कब नहीं था? ये कब, कौन सा ऐसा कानून था जो हमारे किसान को कहता था कि दिल्ली में आप माल नहीं बेच सकते हो, आप बंबई में नहीं बेच सकते हो? कोई अगर ऐसा कानून हो निषेधात्मक तो बता दीजिए। किसान तो हमारे देश का 86% छोटा किसान है ना भाई। वो 2 एकड़ से कम की खेती करता, वो अपना बुढ़िया लेकर के सर से कहाँ जाएगा? उसको एक ही लिए ना मंडी समिति चाहिए, पास में चाहिए व्यापारी जो ले जाए। अब ये जब बड़े व्यापारी लेकर के आएंगे और उससे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जगह जगह आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आप उनको सहूलियत दी कि कम से कम एमएसपी का आप कानून बना दोगे तो उसके नीचे वो किसानों की बार्गेनिंग नहीं करेंगे। कपिल जी, जब एमएसपी कानून की बात हो रही तो एक बार इसमें पक्ष एक बार हम यहाँ पर कांग्रेस का भी ले लेते हैं। जावेद जी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि कांग्रेस ने देश का विकास किया है। आप ये मत सोचिएगा कि आप अब इस समय सत्ता में नहीं है तो आपको नकारा जाता है। अगर हम शुरुआत करेंगे, मतलब आजादी के बाद से अगर हम शुरुआत करेंगे, तो चाहे नेहरू जी का पीरियड हो, चाहे इंदिरा गांधी का पीरियड हो, चाहे जिस समय आपने हरित क्रांति की शुरुआत की, जो पहली हरित क्रांति हुई 1966 में, उसके बाद जब आपने दूसरी हरित क्रांति की जब आपने शुरुआत की, तब जब आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तब जब आपने नाबार्ड स्थापित किया, तब जब आपने कृषि लागत आयोग बनाया, तब सारी चीजें आपकी ठीक हैं। लेकिन अगर एमएसपी इतनी ही ज्यादा जरूरी थी किसान के लिए, ये आप भी जान चुके होंगे। स्वामीनाथन आपके साथ आज से नहीं जुड़े हुए, देखिए मैं आपको याद दिलाऊं, जब पहली हरित क्रांति होती तो जो प्रोफेसर महालनोबिस थे उनके साथ स्वामीनाथन भी जुड़े हुए थे। तो स्वामीनाथन तो आपके साथ शुरुआत से काम कर रहे थे, इन्होंने आपको बताया होगा कि एमएसपी बहुत जरूरी है। आपने फिर लागू क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल ये आपके लिए खड़ा होता है। नहीं, निश्चित रूप से आलोक जी आपकी बात सच है। वो क्या परिस्थितियां रही हैं कैबिनेट के सामने, और कैबिनेट में जो कुछ भी होता है वो गोपनीय होता है। और उसके लिए कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि उसने आंखें बंद की है, उसने प्रयास किए। लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़े हुए कि जब कृषि राज्य का विषय है तो इसको ट्रेड एंड कॉमर्स अधिनियम के अंतर्गत क्यों इसको पारित कराया गया, ये विपक्ष
ने तो उस समय आवाज उठाई, और जो तनख्वाहें थी 2019 मई में जो शुरू हुई थी वो कांग्रेस ने उठाई। और ये तो किसान जब लामबंद हुआ कि आप काहे पूछ रहे हैं, और अभी तक जो कुछ भी आपने फैसले लिए ये किसानों की अपनी पीड़ा है। अभी यहाँ पर एक चर्चा हुई कि देश में पूरे देश का किसान लामबंद नहीं है। अरे पूरे देश के किसानों की सहानुभूति है। इस देश के अंदर आजादी के पहले भी पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जो है पुराना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये यहाँ का किसान हमेशा संगठित रहा है और आंदोलित रहा है। अगर हम उत्तर भारत में, बिहार में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के दौर के चंपारण आंदोलन को अगर माइनस कर दे तो इधर उत्तर भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का जो मध्य और पूरब का हिस्सा है, यहाँ छोटी जोत का किसान है, वो बहुत आंदोलन में सहभागिता अवश्य करता है, सहानुभूति होती है, लेकिन आंदोलन की अगुवाई हमेशा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने की। वो पहल वही करते हैं और वो आगे आए। तो ये कह के हम आप नहीं नकार सकते। कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, हम विपक्ष में है। हमारा नैतिक दायित्व है, हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि देश में कोई भी वर्ग समाज अगर पीड़ित महसूस कर रहा है और उसकी अपनी समस्याएं हैं, डिमांड है, तो हम उसका दुर्दोष के आधार पर समर्थन करें। किसान नेताओं ने, किसान संगठनों ने जिस तरीके से अपनी पीड़ा बताई, कांग्रेस ने उनका नैतिक रूप से समर्थन किया। क्या मोदी जी ये चाहते हैं, भाजपा ये चाहती है? और आलोक जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि आरएसएस के तो 900 से ज्यादा संगठन है भाजपा को मिला के, उनका कृषक संगठन है भारतीय कृषक संघ। जब ये बिल आया आधी रात में, तो उस समय सबसे अधिक विरोध और पहला विरोध भारतीय कृषक संघ ने लिखित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को किया, और बाद में वो चुप हो गए। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि ये बिल सही है, ये कानून सही है। वो लगातार विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि हम चूंकि एक दूसरे टाइप के संगठन है, इसलिए इस आंदोलन से हम दूर हैं और हमारा विरोध लगातार उस पर जारी रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी दूसरों को दोहरे चरित्र का बता रही है, और उसका स्वयं का संगठन चरित्र क्या है, गवर्न करता है भारतीय जनता पार्टी को। विवेक जी से इसमें हम उत्तर ले लेते हैं। ठीक है विवेक जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष का भी, किसानों का भी आप पर जो सबसे बड़ा आरोप है कि जो आपके संगठन है, जो आपके समर्थक हैं, जो आपके घटक दल हैं, वो भी इस बिल के विरोध में थे, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे। ये तक कहा गया है कि आप इसको 1 महीना मत सोचिए, ये तो 3 महीने से ज्यादा हो गया, जब लगातार आपको लिखित यहां पर चिट्ठियां दी जा रही थी, आपसे लगातार संपर्क किया जा रहा था, लगातार सरकार को कहा जा रहा था कि यह बिल सही नहीं है, आपने तब ध्यान क्यों नहीं दिया? देखिए, मात्र ये कहने से ये बिल सही नहीं है, इससे समस्या का हल नहीं होता। वो ये नहीं बताने को तैयार है कि इस बिल में किस पैराग्राफ पे, किस लाइन पे किसको आपत्ति है। तमाम बातों में सरकार अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही है। भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सांघिक संगठन है, और जो भी मेरे जावेद जी कह रहे हैं कृषक संघ में भारतीय किसान संघ है। अरे किसान और कृषक में अंतर क्या है, वही बात हो गई ना। ठीक है आपकी बात, बोलने दीजिए पहले उसको। जहां तक किसानों की बात है, ना तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप कोई आपत्ति बता पा रहे हैं। आप बताए तो नहीं बता रहे हैं। इनका ये कहना है, देखिए मैं आपको एक बार में डर को एक बार में एक्सप्लेन कर देता हूं। किसानों का ये कहना है, जो तमाम किसानों ने बाइट्स दी हैं मीडिया में, जो अपने उन्होंने बयान दिए हैं, उनके आधार पर निचोड़ ये है, उनका ये कहना है कि देखिए, जब आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो निश्चित रूप से कोई एक बड़ी कंपनी उसमें कहीं ना कहीं भंडारण केंद्र बनाएगी। इस समय जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें रिलायंस सबसे ऊपर है। जब अगर मान लीजिए एक आप परिस्थिति, आप एक बार सोचिए, मोनोपोली जिसको बोलते हैं, एकाधिकार, अगर रिलायंस या कोई दूसरे बड़े ग्रुप अगर एक राज्य में अपने हर जगह पर भंडारण केंद्र बना पाए तो उनका पूरा का पूरा स्टेट में होल्ड हो जाएगा। उसके बाद फिर सरकार कैसे निपटेगी उनसे? वो तो फिर मनमानी करेंगे। भंडारण केंद्र पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करिए, भंडारण की बात करिए। नहीं, दोनों एक साथ होंगे ना, दोनों एक साथ होंगे। यही किसानों का डर है और यही डर आपको दूर करना है। जब सरकार कह रही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट आपकी इच्छा पर आप करना, आप करिए, नहीं करना अमल करिए।
अगर किसी किसान को कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा अवसर मिल रहा तो किसी के पेट में दर्द अरे क्यों हो तेरी रहा? कर देना गैर संबाद एमएसपी गैर संबादानी घोषित कर देंगे। अगर कोई बाहर कोई बेचता है उससे कम पे बिकता है तो उसके ऊपर भी एक्शन होगा। एक कहे ना वो लिखे उन्हें लिख के दे दे। इतना लफड़ा करने की क्या जरूरत है? 4 5 7 8 10 राउंड खेल रहे हो, टेबल चाय खेल रहे हो अपने किसानों, क्या मतलब है? इतना लिखने में क्या दिक्कत है आपको? नहीं लिख रहे, इसलिए तीनों बिल बिल्कुल बेकार है। आपके कहने से बेकार नहीं हो जाएगा, आपके कहने से सही भी नहीं हो रहा है। ये भी देखिए, देश के किसान जनता नहीं मान रही है। किसान तो छोड़िए, जनता आपको दौड़ा रही है, याद होना चाहिए आपको। लेकिन एक चीज बताइए देवेंद्र जी, भाषा ठीक है, कोई किसी को दौड़ा नहीं रहा है। विवेक जी, दौड़ा रहा है, सोशल पे देखिए विधायक को दौड़ा दिया, साहब को दौड़ा दिया, क्या चाहते हो? नहीं तो ये कोई सही तस्वीरें नहीं है ना, इनको आप ठीक तो आप नहीं बोल सकते ना। जनता नहीं तो सेवक हैं लोग, कैसे आप इस चीज को अभी जो यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं? जनता देखिए छोड़ेगी नहीं। खट्टर साहब को अगर उन्होंने दौड़ा लिया, अगर उनकी गाड़ी पर डंडे बरसाए तो ये ठीक कहां से हो गया? ये गलत नहीं है, ये तो उन्हीं लोग के हैं, ये तो बीजेपी के ही लोग हैं, प्रो लोग हैं। जैसे कहा जाता था कि आतंकवादी हैं, फलाने हैं, ये नक्सलवादी हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं। देवेंद्र जी समस्या यही है, देखिए देवेंद्र जी समस्या यही है। किसी भी किसान को खालिस्तानी नहीं कहा गया, किसी भी किसान को आतंकवादी नहीं कहा गया। जो लोग वहां पर कुछ गलत पोस्टर लेके बैठे थे सिर्फ उनको कहा गया और उनको हिरासत में भी लिया है दिल्ली पुलिस ने। लेकिन बीजेपी कह रही है। और देखिए कनाडा की आप लोग बार-बार बात कर रहे हैं जो वहां के पहले दिन से कहा गया, ये पहले वो तो बाद में कहा गया। और किसानों ने उन लोगों को पकड़ा और पुलिस 3 घंटे बाद उनको हिरासत में ले पाई। किसान बार बार पुलिस से कहते रहे और पुलिस आनाकानी करती रही। अभी भी श्रीवास्तव आप एक चीज बताइए, तो क्या ये फिर गलत किया क्या फिर दिल्ली पुलिस ने कि अगर खालिस्तानियों को वहां से हटा के अगर उसने अलग कर दिया, पूरा का पूरा आंदोलन आज कितना डिरेल हो जाता आप भी जानते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको याद है ना? ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको याद है? इंदिरा गांधी ने उसको ऑपरेट कराया था। आलोक जी सब कुछ याद है, आप बात को समझिए। हाँ। मेरा कहने का मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों ने उन लोगों को पकड़ा और पुलिस ने 3 घंटे देर की आने में और उनको अपने हाथ से लेने में, ये कह रहा हूँ। ठीक देवेंद्र जी, जो एक सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा होता है वो एक ये भी खड़ा होता है कि लगातार जिन मंडियों से किसान त्रस्त थे, लगातार जिन मंडियों के बारे में किसान जा जाकर ये शिकायत करते थे, तहसील में भी, डीएम के पास भी जाकर और कोर्ट में भी तमाम किसान जाते थे कि हम अपनी फसल को इस मंडी में ठीक से बेच नहीं पाते क्योंकि बिचौलिए बहुत हैं। अगर आज उसी मंडी व्यवस्था को बहुत ही एक मुक्त बाजार का स्वरूप दिया जा रहा है तो फिर उस मंडी को बचाने के इतने ज्यादा आखिर प्रयास क्यों हो रहे हैं? देखिए, मंडी का बचाने नहीं बचाने की बात नहीं है, इसमें लूप होल था है और इसमें दो राय नहीं है। पहले से भी हम लोग कहते रहे, जैसे मेरी आवाज सुनो संस्था ये काम कर रही है, हम लोग के माध्यम से चीजें काम कर रही हैं, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कमी कहां है। आढ़तिया शुद्ध रूप से एक जैसे बिचौलिया होता है, उसको झूठ में फालतू में पैसा जा रहा है कि 7% जाता है, कमीशन जाता है, वो कमीशन बंद होना चाहिए। किसान एक दूसरे को सेल करे, सीधे सेल करे, उसमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें जो लूप होल है, आढ़तिया लूप होल है, उसे खत्म करने की जरूरत है। हम तो पहले से कहते आ रहे हैं, तो उसे खत्म करने की जरूरत है। इसको भी वैसे ही लागू कर रहे हैं, अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, इसे खत्म करने की। आढ़तिया को हम बहुत ये नहीं करेगा, आढ़तिया बहुत सही है, सही नहीं है, उस लूप होल को खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, AK मिश्रा जी, जिस तरह की परिस्थितियां इस समय हैं, आपको क्या लगता है कि इसका समाधान क्या पूरे के पूरे बिल को रोल बैक करके ही अब निकलने वाला है, या सरकार अभी बीच का रास्ता ढूंढ रही है और इसकी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पर सुप्रीम कोर्ट भी बीच में है तो बीच का रास्ता कुछ निकाला जा सकेगा? लेकिन किसानों का रवैया तो बिल्कुल साफ है कि आपको रोल बैक करना ही करना है। देखिए, हट या जिद चाहे सरकार करे चाहे किसान करे, वो गलत होता है। लॉजिकल बेस पे सारी चीजें होनी चाहिए। किसी इकोनॉमिस्ट से पूछिए कि किसानों की आय 2 गुनी और 3 गुनी कैसे होगी, वो तो मार्केट से ही होगी, क्योंकि मूल्य तो जो है कस्टमर ही देगा ना, पहली चीज। तो समस्या ये है कि किसानों को 70 सालों में आज तक सभी सरकारों ने बड़े प्रयास किए, MSP फिक्स होने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम का जो है कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। किसानों के मन में जो भय है वो इस बिल के फ्यूचर का जो एक अननोन भय होता है ना, हर आदमी को फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर अननोन होता है इसलिए एक फियर फैक्टर होता है। किसानों के अंदर भी ये फ्यूचर फैक्टर है, उनको फ्यूचर जो है अननोन फियर फैक्टर है। उनको लग रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी तो उनके जो है घर की और इन सब चीजों की एक एक ईंट जो है वो गिरवी रखवा लेंगी, खरीद लेंगी। ऐसा नहीं है। देखिए, किसी भी देश के जितने अंग होते हैं, जैसे कृषि भी एक अपने देश का विकास में सहायक अंग है। जब तक वो इंडस्ट्री मार्केट से कोरिलेट नहीं करती है, प्राथमिक क्षेत्र हमारा है।
50% से ज्यादा रोजगार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 60% से ज्यादा इंडिया में कृषि से होता है। 16% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। 16% को हम 30%, 40% कर सकते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, मार्केट को और एग्रीकल्चर को लिंक कर दिया जाए, सिंक कर दिया जाए। जैसे ही ये चीज सिंक होगी, अपने आप प्राइसिंग वगैरह सुधर जाएगी। 30% से ज्यादा अनाज तो रख रखाव की पुअर फैसिलिटी और इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करने में चूहे खा जाते हैं साहब, क्योंकि हमारे यहाँ वेयर हाउसिंग नहीं है, सड़ जाता है। आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं कपीश जी। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को समझा नहीं पाई है, मैं ये मानता हूँ। बीजेपी अच्छे तरीके से इसके फायदे को समझा नहीं पाई है। इसके लिए किसानों के मन में भय है, और विपक्ष का तो एक ही वो होता है, एक में वो लक्ष्य होता है विपक्ष का। सरकार चाहे विपक्ष की बीजेपी विपक्ष में रहे या कांग्रेस में, उनका एक में वो लक्ष्य होता है, जो चीज सरकार करे उसका बस विरोध करो। तो राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। मैंने आपको बताया, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी चुनाव है। तो भारत की मिश्रा साहब, बीजेपी के एक प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि 280 करोड़ क्विंटल अनाज देश में पैदा होता है और 135 करोड़ की आबादी है। 145 करोड़ इसका मतलब फालतू अनाज होता है। तो ये बताइए कि विदेश से 1.5 लाख करोड़ सालाना ये अनाज मंगाया क्यों जाता है? अरे अनाज जब बचता ही नहीं है, तो किस बात की क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं तो एक्सपोर्ट तो होता है ना यहाँ से भी। मंगाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसे मंगाया जाता है कि कई बार हमारे पास सफिशिएंट अनाज होता है, लेकिन गवर्नमेंट डिसीजन लेकर के उसको सोचती है आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्राइसिस नहीं आएगी, तो उसको बाहर भेज देती है। फिर ठीक है, इस पर आएंगे। कपीश जी, आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कभी बात करें कपीश जी। वो मार्केट के फंडे हैं। नहीं, हम एक ही मिश्रा जी की बात पे कहना चाहते थे। देखिए, प्रोग्रेसिव किसान होना चाहता है, ऐसा नहीं है, और ना हम विपक्षी दल ये नहीं चाहते क्या कि देश प्रोग्रेसिव हो, हमारा किसान प्रोग्रेसिव हो, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन एक संरक्षण के साथ चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान को एक संरक्षण के साथ आप प्रोग्रेसिव बनाएं। अगर आप एमएसपी दे देंगे, कौन कह रहा है कि बड़े लोगों को मत लाइए, कौन कह रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना कराइए? किसी ने कहा है क्या इसका विरोध किया? हम एक चीज कह रहे हैं कि आप उसकी एमएसपी निर्धारित कर दीजिए, खुला मार्केट दीजिए, व्यापारियों को आने दीजिए, कम से कम उससे ज्यादा के जितना ज्यादा हो सके वो करेंगे, और उससे जितने ज्यादा हो सके उसमें लाभ पे अपने लिए भी देखेंगे। मैं ये चीज ये कैसे पूछना चाहता हूँ कि ये सारी चीजों के साथ जो सबसे बड़ी चीज, अरे पहले इन्हें शांत कराइए, ये तो शुरू हो जाते हैं तो बोलते ही रहते हैं, इनको शांत कराइए पहले। पता नहीं मिश्रा जी को हॉस्पिटलिटी मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, उनको मालूम है। व्यक्तिगत मत होइए इस तरह से, मालूम है उनको, सब मालूम है। मालूम है तो क्या कहिए, उनका भी है, वो भी अपना कुछ उत्तर दे रहे थे, कोई बात नहीं, इसमें नाराज नहीं होते। अभी मेरा इतना नाराज मत होइए कपीश जी, नहीं कोई बात नहीं, ठीक रह जाती है ना, दिमाग से बात कहीं और चली जाती है। नहीं, बोलिए बोलिए। मैं एक चीज सिंपल कह रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव हमारा किसान भी होना चाहता, हम सारे लोग होना चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे देश का किसान आगे बढ़े, हम सारे लोग आगे बढ़े, देश आगे बढ़ेगा, बिल्कुल चाहते हैं। एक संरक्षण चाहते हैं कि एक संरक्षण दे दीजिए। अगर आप कम से कम आप एमएसपी का कानून ला के इसको संरक्षण दे दें, कम से कम आप ये अगर कह देते हैं कि साफ कॉन्ट्रैक्ट खेती में अगर किसान को घाटा हो जाता है किसी भी तरीके से, तो व्यापारी उसकी जमीन अटैच नहीं करा पाएगा। अब ये कहेंगे कि अरे वहां तो जमीन की बात ही उस क्लास में नहीं है, जैसे हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे। लेकिन चक्कर ये है कि जब आप उस पर पैसे के लिए दबाव बनाओगे तो वो और क्या करेगा, या तो आत्महत्या करेगा और या फिर वो जमीन बेच करके आपको पैसा देगा। तो इसी की बात के नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में यही तो यहाँ पर एक वो है जो कि इस समय मतलब वो सस्पेंस बना हुआ है, और इसको समझा नहीं पा रहा है कोई कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पहली बात तो फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फसल अगर वो 1 क्विंटल की जगह 1 किलो भी देगा तब तो किसान को फायदा ही होना है ना, उसको देना क्यों है पैसा? आलोक जी, सबसे पहली चीज ये है कि हमारे विवेक श्रीवास्तव जी पूर्वांचल के जिस उम्दा खेती की बातें कर रहे हैं, ये बहुत पहले चले, उसमें आपको बतावें जो किसान है वो नहीं करता है। किसान अपने यहाँ मजदूरों के साथ ये काम करता है। ऐसा है कि तुम हमें इतना रुपया दे देना और तुम हमारी पूरी खेत ले लो, अपना बोलो। और उसमें एक चीज और भी बता दें क्या होता है कि जितना माल पैदा होता है, अगर कहीं पता चला कि 10,000 रुपए में तय किया उसने कि हम 1 एकड़ की खेती देंगे और नहीं पैदा हो पाया, तो अगला आदमी छोड़ भी देता है कि चलो मान लिए कि नहीं हुआ।
और अधिया पे अगर कोई बटैया पे देता है तो अधिया में भी उसको मालूम है कि अगर 10 किलो पैदा होता है तो किसान बताता है कि 2.5 किलो पैदा होता है, किसान को ही लाभ होता है। और पूर्वांचल में चूंकि बहुत छोटे छोटे किसान हैं, उसकी तुलना आप पंजाब के, पश्चिम के किसान और हरियाणा के किसान से नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत कपीश जी, छोटे किसान हम लोग हैं भाई। कपीश जी, लगातार जो सरकार का पक्ष है वो छोटे किसानों के लिए है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, देखिए पंजाब के ही, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि मालवा क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो वहां पर छोटे छोटे खेतिहर हैं जो कि अंजीर की खेती करके, ड्रैगन फ्रूट की खेती करके, स्ट्रॉबेरी की खेती करके लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो क्या इस तरह का मॉडल उत्तर प्रदेश में, बिहार में लागू नहीं होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में भी पीलीभीत के अंदर ये मॉडल लागू है और आज से लागू नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी वहां भी पैदा की जा रही है और वहां का किसान जो है एक ही साल में 3 तरह की खेती का आनंद भी ले लेता है। ठीक है ना। तो प्रत्येक किसान कितना शिक्षित होगा ये भी बता दें। ये किसान के पास बड़े बड़े ट्रैक्टर और वो सारी चीजें तो अपने हैं ही, एक मर्सिडीज गाड़ी भी है पीलीभीत के अंदर, आप जाकर के देख लें। हाँ। ठीक है, लेकिन वो खुद थोड़ा लेकर के अपने किसानी करता है सुबह से शाम और रात में, शाम को अपना निकल जाता है परिवार के साथ। तो मर्सिडीज है तो इसका मतलब फायदा तो फिर उनको हो रहा है ना कपीश जी? मर्सिडीज घर में तो मतलब फायदा तो हुआ है ना? नहीं, आलोक भाई सुन तो लें जी। जो हमारे छोटे किसान हैं और जो मजदूर भी अपने यहाँ किसानी बचा रखते हैं, वो मैं बता रहा हूँ शिक्षित नहीं है। या तो आप उनको पहले वो स्टेटस प्रदान करें, फिर आप उनसे उस तरह की बात करें। हम ये कह रहे हैं आपसे कि अगर आपका ध्येय बहुत अच्छा है और आप उनकी दुगनी आमदनी करना चाहते हैं, व्यापार वाणिज्य को भी बढ़ावा मिले, बिल्कुल उस क्षेत्र में आएंगे तभी बढ़ावा मिलेगा। हम एक संरक्षण चाहते हैं, किसान भी यही बात कपीश जी, एक बार वो प्रधानमंत्री के मुंह से ना कहें जी, ठीक है, कानून दे दें। जी ठीक है मिस्टर जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, मैं एक चीज बोल रहा था कि यही एक कम्युनिकेशन गैप है बिल के बारे में, संवाद जो है गवर्नमेंट और किसानों के बीच में। अब इसका एक उदाहरण लीजिए, पहले किसानों की मांग थी कि आप एमएसपी ले आइए, मतलब उसको श्योर करिए। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला एमएसपी है, रहेगी, इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री साहब तो बहुत बात कहे हैं, प्रधानमंत्री सुन लीजिए, आप ये भी बता दें प्रधानमंत्री पूर्व में क्या क्या बोले हैं, बोलने से नहीं होता है, पूछा क्यों नहीं गया, बोलिए जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। सवाल ये है, ये जो कम्युनिकेशन गैप है, मैं इस चीज का समर्थन करता हूँ कि चूंकि कृषि क्षेत्र अभी भी अपने पांव पे बाजार के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से खड़ा नहीं हो पाया है। संरक्षण होना चाहिए। सारी सरकारों ने बहुत सारे तरीके के संरक्षण दिए हैं। अभी देखिए, पीछे जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ही योजना चलाई थी फसल बीमा की कि अगर फसल पे ओला पात हो जाए, कुछ पानी बरस जाए, ये हो जाए। इसीलिए कंपनियों में बीमा का फायदा हुआ मिश्रा जी। बिल्कुल पता नहीं बीजेपी भाषा क्यों बोल रहे हैं, बीजेपी भाषा बोल रहे हैं आप मिश्रा जी। नहीं रुकिए, आप कंपनियों को 13 रुपया फायदा हुआ, जनता को 13 रुपया मिला, 15 रुपया मिला। जब एग्रीकल्चर और किसान अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, 2 साल 4 साल 10 आप साल ये बताइए, प्रधानमंत्री साहब गुरुद्वारा में गए थे, 10 कदम वहाँ किसानों के पास जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, यही बता दीजिए आप। जाना चाहिए था किसानों के पास कि नहीं जाना चाहिए था? अरे जनता का सेवक है वो। बीजेपी से पूछिए ना ये वाला प्रश्न, बीजेपी से पूछिए। मिश्रा जी का मंतव्य दूसरा है, आप उसको गलत ले जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि देखिए मिश्रा जी का नहीं, मिश्रा जी का मंतव्य है कि अगर भारत का किसान, कोई भी छोटा किसान अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो इसमें गलत क्या है, वो ये बात बोल रहे हैं। आप बार बार उसको बीजेपी से आप क्यों जोड़ रहे हैं? बीजेपी से संबंधित अगर कोई भी आपको प्रश्न पूछना देवेंद्र जी, तो हमारे पास बैठे हुए ना विवेक जी, उनसे आप जो पूछे सीधे। ठीक है विवेक जी, आपके पास आते हैं। लगातार जो एक सबसे बड़ा आरोप किसानों ने आपके ऊपर लगाया वो ये कि हमसे बातचीत नहीं की गई। एक सवाल ये देखिए खड़ा तो हुआ है आपके लिए कि अगर इस तरह का कोई मॉडल आपको लागू करना था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज की नहीं है, संविदा पर खेती आज से नहीं हो रही है, सहकारी खेती, संविदा पर खेती का चलन महात्मा गांधी के दौर से है। आपने कुछ क्षेत्रों में मॉडल के तौर पे पहले प्रयोग आपने क्यों नहीं किए, ताकि आप उसको बता पाते ना फिर कि देखिए हमने बांदा जिले के, हमने फला जगह पर हमने इसका प्रयोग किया है, हमने पीलीभीत पर वहां पर जाकर हमने प्रयोग किया और ये प्रयोग सफल है। आपने तैयारी क्यों नहीं की? देखिए आलोक जी, ये चीजें पहले से चल रही है, हमने उसको बृहद रूप से करने के लिए और लिखा पढ़ी करने के लिए एक अमली जामा पहनाया, उसको कानूनी रूप दिया है।
इससे किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, कांग्रेस के बातों को आपने आगे बढ़ाया है। बोले जी पहले उनको बोलिए आप पहले अपनी बात रखिए। किसान मिलकर के अपना कोई संघ बना करके काम करते हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? हम तो अपना फसल कहीं बेचने के लिए बाजार पा रहे हैं, बाजार बढ़ रहा है, तो उसके मूल्य अच्छा मिलेगा उसके उत्पाद। अभी तो आपके खट्टर साहब और मामा जी दोनों ने बेचने नहीं दिया, आपको ये पता होना चाहिए। इसी कानून के अंतर्गत खट्टर साहब ने मना कर दिया बाजरा लेने से लिए, कहीं तो पंजाब का बाजरा है नहीं लेंगे, और मामा जी ने वैसे मना कर दिया, आपको पता होना चाहिए। आप पहले बोल लेने दीजिए, जरा उसका जवाब मैं दे दूं आपको। बोलने दीजिए, बोले जी, पूरी कीजिए आप अपनी बात, जल्दी पूरी कीजिए। फसल केवल हरियाणा सरकार लेती है, ठीक। बाजरा की फसल केवल हरियाणा सरकार लेती है, भारत सरकार का उसमें कोई योगदान नहीं रहता। केवल बाजरा के लिए कहा गया था कि पहले पंजाब के किसानों का लिया जाएगा और उसके बाद अन्य प्रांतों के किसानों का लिया जाएगा। चलिए ठीक है। भारत सरकार का जहां तक प्रश्न है, भारत सरकार बाजरा की खरीद नहीं करती है, देवेंद्र जी जान लीजिए, किसान नेता आप नहीं जान लीजिए बात की। और कहीं भी किसी भी मंडी में जाएंगे तो पहले व्यवस्था के दृष्टिकोण से वो अपने पहले लोगों का लेगी, उसके बाद कितने दिन आप खरीदते हैं ये सब जनता को, सारे किसानों को पता है, कितने लॉलीपॉप देते हैं, आगे पैसे बढ़ाते रहते हैं। लॉलीपॉप पर किसी और दिन बहस करेंगे, लॉलीपॉप पर अब हम किसी और दिन बहस करेंगे। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने बहुत ही धैर्य के साथ अपनी बातें रखी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, कपीश जी, जावेद जी, देवेंद्र जी और AK मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबने धैर्य के साथ एक दूसरे को आज सुना है और एक दूसरे के जो प्रश्न थे उनका आपने सटीक उत्तर दिया है। सवाल अंत में यही एक छूट गया है कि आखिर किसान बनाम किसान की परिस्थिति देश में क्यों आ चुकी है, क्योंकि किसान तो एक ही तरह का होता है जो मिट्टी को जोतता है और उससे फसल उगाकर आप सबका पेट भरता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।